आज के पाठ का विषय है चंद्रगुप्त की रंगमंचीयता। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि से परिचित होंगे, नाटक की रचना प्रक्रिया और अभिनेता के अंतर संबंध को जानेंगे और रंगमंच की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक के गुण दोषों से भी परिचित होंगे। साथ ही साथ चंद्रगुप्त नाटक की जो प्रस्तुतियां हुई हैं उनसे भी आप अवगत होंगे। रंगमंचीयता की दृष्टि से प्रसाद के नाटक आरंभ से ही विवादास्पद रहे। उनके अनभिनय होने के कारणों में कथा और संवाद की बहुलता, दृश्यों का बार बार आना, देश और काल की अन्वितियों का खंडन, दुरूह और काव्यमयी भाषा तथा गीतों का प्रयोग आदि को गिनाया जाता है। जबकि इन कारणों से नाटक कभी भी अनभिनय नहीं होता। उनके अनभिनय अथवा अभिनय होने में कठिनाई का कारण यह है कि रंगमंच के शिल्प विधान में ही दोष है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रसाद ने अपने युग के रंगमंच और उसके व्यवहारों और रूढ़ियों को अस्वीकार कर दिया। इसके कारण नाटक के रचना विधान में उसकी रंगमंचीयता का जो अनिवार्य दबाव रहता है, जिससे रचना विधान अनुशासित और निर्धारित होता है, प्रसाद ने उसको बहुत महत्व नहीं दिया। यदि प्रसाद पारसी रंगमंच में लोकप्रिय नाटकों का अनुसरण करते तो आज हम प्रसाद के नाटकों को कक्षाओं और पुस्तकालयों में पढ़ते भी न होते। रंगमंची रूढ़ियों की परंपरा का पालन और नाटक की प्रदर्शन सापेक्षता और अनिवार्यता की स्वीकृति का यह अर्थ नहीं होता कि नाटककार साहित्यिक तत्वों से हीन कृतियों की रचना करता रहे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का बहुत बड़ा नाटक साहित्य, विशेषकर वे नाटक जो पेशेवर पारसी रंगमंच के लिए लिखे गए थे और रंगमंच पर लोकप्रिय भी हुए थे, उनका जीवन काल कुछ ही दशकों का रहा। इसका कारण यही था कि उनमें साहित्यिक गुणों का अभाव था, इस अर्थ में कि न तो उनका कथानक गंभीर था और न विचारशील था, न ही कथाबंध उनका पुष्ट था। उनकी एकमात्र उपलब्धि थी रंगमंचीयता। शायद ही कोई आज इन नाट्य कृतियों को साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ना पसंद करे। यह ज़रूर है कि वो रंगमंच पर बहुत ही सफल रहीं। उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, गीतिकाव्य, निबंध आदि साहित्य की अन्य विधाओं से अलग नाटक की साहित्यिकता इस बात में है कि उसकी कथा वस्तु का संगठन और रचना विधान कितना पुष्ट है, कथा के पात्र कितने जीवंत हैं, स्थितियाँ कितनी नाट्यप्रवण हैं और आलेख में रंगमंच सापेक्षता की कितनी संभावनाएं हैं। इन्हीं दृष्टियों से और इन्हीं अर्थों में नाटक की साहित्यिकता दूसरी साहित्यिक विधाओं से भिन्न हो जाती है। चूँकि नाटक एक दृश्य काव्य है, अतः नाटकों का साहित्यिक कृति के रूप में अध्ययन होता है, साथ ही साथ रंगमंच पर भी प्रदर्शन होता है। रंगशाला, अभिनेता, दर्शक और निर्देशक ये सभी नाट्य आलेख के अनिवार्य अंग हैं। आलेख की दूसरी सृजन यात्रा के कर्ता धर्ता, यह उसकी प्रेषणीयता का दूसरा अनिवार्य और अधिक महत्वपूर्ण चरण है। पहले चरण की प्रेषणीयता का साक्षी पाठक है और दूसरे चरण की प्रेषणीयता के जटिल ताने बाने में अभिनेता, दर्शक और निर्देशक साझीदार होते हैं। रंगमंचीयता की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन करने से पूर्व हमें प्रसाद की नाटक और रंगमंच संबंधी अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। प्रसाद की एक पुस्तक है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसमें 3 निबंध ऐसे हैं जिनमें नाट्य विषय पर चर्चा की गई है। इनमें 2 निबंधों नाटकों में रस का प्रयोग और नाटकों का आरंभ, इन दोनों में प्राचीन भारतीय नाट्य कला और परंपरा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तीसरा निबंध है जिसका शीर्षक है रंगमंच। इसमें संस्कृत की नाट्यशाला और उसके विविध तत्वों का विवेचन है। इसी निबंध में प्रसाद ने प्रकारांतर से कुछ विचार प्रकट किए हैं जो उनकी नाटक संबंधी धारणाओं पर कुछ प्रकाश डालते हैं।
वैसे तो इस लेख में प्रकट किए गए इन कुछ विचारों और कथनों के आधार पर प्रसाद की नाटक संबंधी धारणाओं का ऐसा कोई संतोषजनक रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता जिससे उनके नाटकों के रचना शिल्प और विविध कला पक्षों को समझने में कोई सहायता मिल सके। फिर भी यहाँ पर प्रसाद के विचारों का पुनर्कथन और उसका विश्लेषण इस आशा से प्रस्तुत किया जा रहा है कि उनसे कुछ उपयोगी संकेत मिल सकें। प्रसाद कहते हैं, रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो व्यावहारिक है। रंगमंच की बाध्य बाधकता का जब हम विचार करते हैं तो उसके इतिहास से यह प्रकट होता है कि काव्यों के अनुसार प्राचीन रंगमंच विकसित हुए और रंगमंचों की नियमानुकूलता मानने के लिए काव्य बाधित नहीं हुए हैं। अर्थात रंगमंचों को ही काव्य के अनुसार अपना विस्तार करना पड़ा और यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है, क्योंकि रसानुभूति के अनंत प्रकार नियमबद्ध उपायों से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते और रंगमंच ने सुविधानुसार काव्य के अनुकूल समय समय पर अपना स्वरूप परिवर्तित भी किया है। प्रसाद का यह कथन नाट्य कला की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टियों और नाटक के 2500 वर्षों के इतिहास के नितांत प्रतिकूल दिखाई देता है, क्योंकि नाटक साहित्य के इतिहास में तो यही दिखाई देता है कि प्रत्येक देश और प्रत्येक युग के नाटककारों ने सदा ही अपने समकालीन रंगमंच के रूप और उसके रूढ़ियों के अनुरूप ही अपने नाटकों का निर्माण किया। रंगमंच की इस प्रकार स्वीकृति ही स्वाभाविक और व्यावहारिक मानी जाती रही है। नाटकों के अनुरूप रंगमंचों के निर्माण की बात अस्वाभाविक और अव्यावहारिक सी लगती है। यद्यपि कभी कभी नाटककारों ने अपने युग के रंगमंच के रूप और अवस्थाओं को पसंद नहीं किया और अनुभव किया कि उनमें सुधार किया जाना चाहिए, फिर भी नाट्य लेखक का कार्य सदा ही रंगमंच की शर्तों को स्वीकार करके किया। अतः रंगमंच का स्वरूप, आकार, उसकी अवस्थाएं और रूढ़ियाँ ही नाटककार को उसके रचना शिल्प और वस्तु निर्माण की विधियाँ और प्रक्रियाएं देती रहीं और उन्हीं के अनुशासन में नाटककार अपने कथानक की परिकल्पना और उसका विभाजन संगठन करता रहा। रंगमंच के रूप और रूढ़ियों का नाट्य रचना पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि जहाँ पिछले युगों में विभिन्न देशों का नाटक साहित्य शिल्प विधान में रंगमंच की रूप रचना के भिन्नता के कारण एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देता था, वहीं आज उनमें अभूतपूर्व समानता मिलती है। इसका कारण यह है कि आज हर देश का नाटककार आधुनिक शैली के तस्वीरी फ्रेम जड़े रंगमंच के लिए नाटक रचना कर रहा है। आज चूँकि रंगमंच का यही रूप सामान्यतः सभी देशों में प्रचलित है, अतः सभी देशों के नाटक साहित्य के रचना नियमों और शिल्प विधान में हम स्वाभाविक रूप से एक समानता पाते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रचलित रंगमंच के रूप और प्रदर्शन के स्तर तक उतरकर धीरे धीरे रंगमंच के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करने के बजाय रंगमंच को ही नाटककार की कृतियों के स्तर तक ऊंचा उठाने के पक्षधर थे। स्वयं नाटककार रंगमंच के स्तर तक नीचे नहीं उतरेगा, प्रसाद की यह धारणा थी और इसी धारणा का परिणाम था कि वे नाट्यशाला के बाहर रहकर नाटक रचना का कार्य करते रहे। उन्होंने अपने युग के प्रचलित पारसी पेशेवर थिएटर को असाहित्यिक और अश्लील घोषित किया और हिंदी नाटक को रंगमंच की अवस्था से उबार लेने का बीड़ा उठाया। प्रसाद की अधिकांश नाटक रंगमंच के विचार से दोषपूर्ण और अव्यावहारिक माने जाते हैं। वास्तव में इस धारणा के दो पक्ष हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस आक्षेप के अनुकूल हैं और बहुत सी प्रतिकूल। उक्त आक्षेप के अनुकूल 5 बातें दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह कि प्रसाद के नाटक बहुत बड़े हैं, इसके लिए 5-6 घंटे भी यथेष्ट नहीं हैं। दूसरी बात विस्तृत कथोपकथनों की है। इतने बड़े बड़े स्वगत भाषण और संवाद प्रयोग के विचार से ठीक नहीं लगते,
क्योंकि इनका रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण करते समय अभिनेताओं में अतिरिक्त स्फूर्ति और प्रतिभा का होना अनिवार्य है। तीसरी बात गीतों के संबंध में है। प्रसाद के नाटकों में इतने अधिक और इतने लंबे लंबे गीत हैं जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और इससे दर्शकों के साथ साधारणीकरण में बाधा आती है। चौथी बात काव्य तत्व की प्रचुरता है, जिसके कारण भावों का संवेदन कम हो जाता है और सामाजिक रसास्वादन में असमर्थ रह जाते हैं। पांचवी बात रंगमंच की पद्धति से जुड़ी हुई है। प्रसाद के नाटकों में जो दृश्य विभाजन है वह रंगमंच की दृष्टि से थोड़ा दोषपूर्ण सा है। रंगमंच का विस्तार सीमित होता है और उसी में सभी प्रकार के दृश्यों की व्यवस्था करनी होती है। इसलिए यदि दृश्य विभाजन का क्रम ऐसा हो कि दो दृश्य आगे पीछे ऐसे रख दिए जाएं जिनमें स्थान और सज्जा की अपेक्षा अधिक हो, तो रंगमंच का प्रबंध बिगड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि गुरुकुल और राज्यसभा के दो दृश्य आगे पीछे रख दिए जाएं, तो एक दृश्य के बाद दूसरे दृश्य को मंच पर सज्जित करने में काफ़ी समय लगेगा। समय की कमी और रंगमंच की सीमा इसका विरोध करती है। प्रसाद के नाटकों में इसका कम विचार रखा गया। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम दोनों दृश्यों को लिया जा सकता है। पहला दृश्य है तक्षशिला का गुरुकुल, जिसमें प्राकृतिक वैभव से युक्त विद्या केंद्र का दृश्य है, और दूसरा दृश्य है मुगल सम्राट का कानन विलास, जिसमें विलासी युवक युवतियों के दल विहार कर रहे हैं। इस तरह के दृश्यों को मंचित करने में समय और स्थान दोनों ही अधिक लगता है, जो कि रंगमंचीयता की दृष्टि से सही नहीं है। किंतु इस आक्षेप के विरुद्ध भी अनेक ऐसे तर्क हैं जिनके आधार पर ये नाटक रंगमंच के अनुकूल प्रतीत होते हैं। प्रथमतः तो ये कि अभी तक गिनाए हुए जितने भी दोष हैं उनका परिहार निर्देशक अपने स्तर पर कर सकता है। मसलन वह वस्तु विस्तार को कम कर सकता है, संवाद को भी छोटा कर सकता है, गीत पूरे के पूरे रंगमंच पर न देकर उसकी केवल एक दो कड़ियाँ गाई जा सकती हैं, काव्यात्मक स्थल या तो हटाए जा सकते हैं या भाषा की अभिव्यंजना व्यावहारिक की जा सकती है, और दृश्य विभाजन का क्रम भी निर्देशक अपनी आवश्यकता अनुकूल घटा या बढ़ा सकता है। इतना परिवर्तन इसलिए अपेक्षित है क्योंकि रंगमंच पर उन नाटकों को ले जाना है जो वास्तव में उत्तम नाट्य काव्य है, नाट्य कृति है और मूलतः अभिनय के लिए नहीं लिखे गए हैं। प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता के लिए परिष्कृत बुद्धि और साहित्यिक अभिरुचि के अभिनेता और दर्शक भी अपेक्षित हैं, अन्यथा अंतर्द्वंद प्रधान पात्रों का स्वरूप गांभीर्य अथवा परिष्कृत भाषामय संवादों का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा। इस प्रकार नाटक की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसके बाह्य स्थूल शरीर में अवसर और क्षमता के अनुकूल परिवर्तन करके भी रस का पूर्ण आस्वादन किया जा सकता है। इन आक्षेपों के विरुद्ध प्रसाद के नाटकों में रंगमंच के अनुकूल अनेक गुण भी हैं। रंगमंचीयता की दृष्टि से सर्वप्रमुख विशेषता है क्रिया व्यापार का वेग, जो प्रसाद के प्रायः सभी प्रधान नाटकों में समान रूप से दिखाई पड़ता है, विशेष रूप से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में। दूसरी विशेषता यह है कि प्रसाद ने अपने सभी नाटकों में प्रथम और अंतिम दृश्यों को बड़ा ही रोचक और आकर्षक बनाया है। यह अभिनय के विचार से बहुत ही अनिवार्य है। इसके साथ ही समय समय पर भव्य व्यापारों के साथ मनोहर पूर्व पीठिका का जो योग कराया है, उससे दृश्यों में चमत्कार उत्पन्न होता है और एक आकर्षण बना रहता है। कहीं कहीं तो आकर्षणपूर्ण दृश्यों की पूरी मालिका दिखाई पड़ती है, जैसे चंद्रगुप्त के प्रथम अंक के 2-2 और एक दृश्यों के अंतराल में आकर्षणपूर्ण दृश्यों का निरंतर योग मिलता चलता है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार और वीर रसपूर्ण संवाद, जो प्रसाद के नाटकों की खास विशेषता है, वीर रस का सहायक श्रृंगार रस को प्रसाद ने बड़ी ही सुंदर ढंग से अपने नाटकों में समायोजित किया है। कथावस्तु के सुव्यवस्थित विकास क्रम के कारण विषय
और व्यक्ति के प्रभाव का जो उत्कर्ष चलता है उसकी अन्विति इस प्रकार होती है कि सारा नाटक अखंड एवं पूर्ण लगने लगता है। यह प्रभावान्विति नाटक के लिए अत्यंत अनिवार्य तत्व है। विशाख नाटक की भूमिका में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, आजकल के पारसी रंगमंचों के अनुकूल ये नाटक कहाँ तक उपयुक्त होंगे इसे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनका आदर्श केवल मनोरंजन है। हाँ, जातीय आदर्शों से स्थापित यदि कोई रंगमंच जहाँ की चमक दमक से विशेष ध्यान पात्रों के अभिनय पर और आदर्श के विकास पर रखा जाता हो, कोई सम्मति अपने अभिनय में अड़चन पड़ने न दे तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए सर्वथा प्रस्तुत हूँ। इस कथन में प्रसाद का अभिनय संबंधी विशिष्ट सिद्धांत निहित है। इस कथन में नाटक के 4 सूत्र निहित हैं जिन पर प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम तो यह कि पारसी रंगमंचों के प्रति प्रसाद की धारणा स्पष्ट है, अर्थात अब तक विरचित उनके नाटकों को पारसी रंगमंच की कसौटी पर कसना वृथा प्रयास है। दूसरा सूत्र है कि अभिनय नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता। प्रसाद के नाटकों को जो केवल मनोरंजन की अभिलाषा से देखने जाएंगे उन्हें निराशा होगी। तीसरा सूत्र है जातीय आदर्शों से स्थापित रंगमंच की स्थापना, और चौथा सूत्र है रंगमंच जहाँ की चमक दमक से विशेष ध्यान पात्रों के अभिनय और आदर्श के विकास पर रखा जाता हो। जयशंकर प्रसाद सांस्कृतिक जागरण के नाटककार हैं। उन्होंने पारसी थिएटर और लोकप्रिय रंग शैलियों से अलग भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की उदात्त नाट्य शैली और चिंतन पद्धति का प्रयोग किया। वे कठिन नहीं, कालजयी नाटककार हैं। उन्होंने अपने नाट्य सर्जन के साथ कोई समझौता नहीं किया। चंद्रगुप्त नाटक सन 1931 में प्रकाशित हुआ। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का आश्रय लिया गया है। चूँकि प्रसाद ने मानव संबंधों की ठोस भूमि पर पात्रों को उनके गरिमामय रूप में प्रस्तुत करना चाहा है, इसलिए उन्होंने जनसाधारण की अपेक्षा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य जैसे नायकों की परिकल्पना की, जो सुख दुख से ऊपर उठकर राष्ट्रीय संघर्ष में भाग ले रहे थे। रूसी लेखक अनास्तासिएव के अनुसार रंगमंच पर युग का सबसे समर्थ तथा निर्विवाद मूर्त रूप होता है नायक। वह मानव जो समकालीन यथार्थ की समस्याओं, संवेगों, भावनाओं तथा कार्यकलापों को सूत्रबद्ध करता है। एक नया नायक, कला में एक नए किस्म का प्राणी, सदैव एक नई खोज होता है। प्रसाद ने अपने नाटकों में इसी प्रकार के नायक की खोज की है, जो साम्राज्यवाद के दबाव में बिखरते सामाजिक मूल्यों, जनता में घर करती उदासीनता और हीनता की भावना को दूर करते हुए उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार कर सके। चंद्रगुप्त की व्यापक रंगभूमि पर जयशंकर प्रसाद ने औपनिवेशिक दास्ता के विरुद्ध संघर्ष को रेखांकित करते हुए जातीय स्मृतियों को जगाने की कोशिश की है, और इसी परिप्रेक्ष्य में नाटक का संघर्ष राजनीतिक संघर्ष तक सीमित न रहकर राजसत्ता से पनपी मानसिकता के विरुद्ध भी फैल गया। इस तरह नाटक मौर्यकालीन इतिहास को आधार बनाता हुआ अपने समय की राजनैतिक सांस्कृतिक उथल पुथल को विस्तार देता है। इसमें एक ओर देश के आंतरिक गठन एवं सुरक्षा के लिए संघर्षशील शक्तियों के संगठन का अंकन है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय अखंडता को खंडित ही नहीं समूचे राष्ट्र को गुलाम बनाने वाली प्रतिगामी शक्तियों का भी चित्रण मिलता है। ये प्रतिगामी शक्तियाँ विदेशी आक्रमणकारियों की चालों से बेखबर ही नहीं, उनका सामना करने में भी असमर्थ थीं। इनकी संकीर्ण प्रांतीयता, जाति भेद के झूठे अहम और वैयक्तिक द्वेष भावना के कारण राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने वाली राजनीतिक सोच का लाभ विदेशी उठा रहे थे। चंद्रगुप्त को रंगमंचीय न मानने के संबंध में आलोचकों ने अनेक तर्क दिए हैं, जैसे कि यह नाटक बहुत बड़ा है,
इसका अभिनय करने के लिए 5-6 घंटे का समय चाहिए। इसकी पूरी कथा लगभग 25 वर्ष का लंबा समय घेर लेती है और पात्र वहीं बने रहते हैं, इसलिए पात्रों की रूपरेखा में इन वर्षों में हुए अंतर और परिवर्तन को दिखाना कठिन है। इसके रंगमंच पर युद्ध, हत्या, व्याघ्र, चीता आदि ऐसे अनेक दृश्य हैं जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से रंगमंच पर 2 सेनाओं का युद्ध दिखाना विस्तृत रंगमंच की अपेक्षा रखता है। इसमें पात्रों, दृश्यों आदि की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण दर्शक ऊब सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि इसमें वन, नदी में नौका चालन, शक्टार का धरती फोड़कर निकलना आदि ऐसे अनेक दृश्य हैं जिन्हें रंगमंच पर दिखाना संभव नहीं लगता। और सबसे बड़ा आक्षेप चंद्रगुप्त के रंगमंचीयता पर यह है कि इस नाटक की भाषा शैली इतनी क्लिष्ट और काव्यात्मक है कि सामान्य दर्शक उसे न समझ पाने के कारण नाटक में रस नहीं ले पाता। सामान्यतः किसी नाटक को जब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निर्देशक रंगमंच की सुविधानुसार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। जैसे जहाँ 2 सेनाओं का युद्ध दिखाया जाता है, उसके लिए दोनों सेनाओं के नायकों अथवा प्रमुख व्यक्तियों का परस्पर युद्ध दिखाकर भी काम चलाया जा सकता है। इसी तरह हत्या, युद्ध आदि के दृश्य अब निषिद्ध नहीं माने जाते हैं और आधुनिक रंगमंचों पर इसका प्रस्तुतिकरण भी हो सकता है। व्याघ्र, चीता, नौका चालन के दृश्यों के लिए संवादों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इस नाटक में एक भी ऐसा दृश्य नहीं रह जाता जिसे रंगमंच पर प्रस्तुत न किया जा सके। जहाँ तक इस नाटक की लंबाई का प्रश्न है, इसके अनेक दृश्यों को या तो हटाया जा सकता है अथवा किसी पात्र द्वारा उनमें घटित घटनाओं की सूचना मात्र देकर काम चला लेना अनुचित नहीं माना जाएगा। निर्देशक की इस तकनीक द्वारा इसकी लंबाई को काफ़ी कम किया जा सकता है। और अब तो हिंदी का रंगमंच इतना उन्नत और साधन संपन्न बन चुका है कि इस नाटक को आसानी से अभिनीत भी किया जा सकता है। इस नाटक की भाषा शैली बड़ी जटिल है, ऐसा कहा जाता है। इसमें रंच मात्र भी परिवर्तन करना नाटककार के साथ घोर अन्याय होगा। अधिक से अधिक यह किया जा सकता है कि 2-4 कठिन स्थलों को हटा दिया जाए। कुछ लोगों ने इसमें आए स्वगत कथनों का विरोध किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वे अत्यंत काव्यात्मक, अतः दुरूह और लंबे हैं। परंतु इन स्वगत कथनों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके बिना पात्रों के भीतर चलने वाले अंतर्द्वंद का प्रकाशन संभव नहीं है, और अंतर्द्वंद के चित्रण के बिना पात्रों का चरित्र चित्रण संभव नहीं है। भाषा शैली के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह सामान्य दर्शक की समझ से बाहर है। ऐसे दर्शक जब इसे समझ ही नहीं पाएंगे तो रसानुभूति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस नाटक को अभिनीत करते समय इसके लिए उच्च शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समझदार दर्शक जुटाना ही अधिक अच्छा रहेगा। नाटक की वास्तविक शक्ति संवाद में रहती है। संवाद की निहित शक्ति उसके अंतर्बोध अर्थात इनर कॉन्शियस में है। उसमें कौतूहल होता है, क्या बोला है नहीं, क्या बोलेगा या क्या बोल सकता है। संवाद की यह संभावना और अपेक्षा नाटक की शक्ति है। इसीलिए नाटक के केंद्र में चरित्र और संवाद होते हैं। अभिनेता अपने रंग व्यवहार से उसमें प्राण डालता है। राजनीति, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति सभी के साथ प्रसाद का गहरा संबंध था, और इन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद ने अपने संवाद गढ़े हैं। उसमें आंतरिक नाटकीयता छिपी हुई है। प्रसाद के संवाद बौद्धिक नहीं हैं और न तार्किक हैं, वे हार्दिक हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है कहना बौद्धिक नहीं है, हृदय का हृदय से संवाद है। इन्हीं संवादों की वजह से लोग प्रसाद को याद करते हैं। प्रसाद के दीर्घ संवाद पूरे के पूरे याद किए जाते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पनपता है, जैसे वाक्य लोग उद्धृत करते हैं। प्रसाद के संवादों में स्वगत को भी हटाना मुश्किल है। स्वगत भी नितांत रंगमंच का ही चरित्र है। स्वगत से बचा नहीं जा सकता। स्वगत लिखना भी बहुत चुनौती भरा काम है। सामर्थ्यवान लेखक ही स्वगत लिख सकता है, जैसे कि प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में स्वगत का कई प्रकार से प्रयोग किया, जैसे आत्मविश्लेषणात्मक रूप में, अंतर्द्वंद के रूप में, आत्मधिक्कार के रूप में या अपराध बोध की स्वीकृति आदि के रूप में। यह स्वगत कथन प्रसाद ने अपने नाटकों में प्रयुक्त किए हैं। दिवा स्वप्न एवं गीत भी एक प्रकार के स्वगत कथन ही हैं। प्रसाद के नाटकों में आए गीत केवल गीत ही नहीं हैं, वे संवाद का भी काम करते हैं। इनके गीत संवादों के ही एक्सटेंशन हैं, विस्तार हैं। इसीलिए रंगमंचीकरण में उनके गीतों को भी हटाया नहीं जा सकता। अनेक वाक्यों में जो बात कही जा सकती है उसका सार गीत में मिल जाता है। जैसे आह वेदना मिली विदाई, यह मात्र गीत नहीं है, यह संवाद है, संवादों का परिणाम है। यहाँ भी निर्देशक के लिए एडिटिंग करना मुश्किल है। प्रसाद के संवादों की भाषा क्लिष्ट जरूर है किंतु असंप्रेषणीय नहीं है। दरअसल प्रसाद के नाटक क्लासिक नाटक हैं और सब जानते हैं कि यदि नाटक क्लासिक होगा तो भाषा भी ऐसी ही होगी। प्रसाद के नाटकों का संबंध परंपरा से है, अतः इस संदर्भ में क्लिष्टता तो आएगी ही। जब परंपरा चाहिए तो परंपरा अपनाना और सीखना भी होगा। 1972 में जब कारंत ने वाराणसी में चंद्रगुप्त नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया तो उन्होंने 44 दृश्यों को 39 दृश्यों में समेट दिया और कुछ गीत, व्यक्तिगत प्रसंग और बाघ, सिंह तथा नाव के आने जैसे अव्यावहारिक तथा मूल प्रयोजनों की दृष्टि से अस्वाभाविक दृश्य छोड़ दिए। केंद्र में राष्ट्रीय भावना को रखा और 1972 में जब पाकिस्तान और चीन के हमारे युद्धों से एक राष्ट्रीय भावना का आवेश और उसका असर माहौल में विद्यमान था, ऐसे समय में उन्होंने प्रबुद्ध शुद्ध भारती वाले गीत को 2-3 बार दोहराया और चंद्रगुप्त या चाणक्य के बजाय जनता को नायकत्व प्रदान किया। नंद की हत्या को व्यापक जनाक्रोश से जोड़कर मगध पतन को जन क्रांति की भंगिमा प्रदान कर दी गई। ध्वनि, गीत, संगीत, प्रकाश व्यवस्था और कलात्मक संयोजनों के सादे किंतु प्रभावपूर्ण सामंजस्य द्वारा कारंत ने चंद्रगुप्त जैसे बेहद कठिन समझे जाने वाले और संरचना की दृष्टि से शिथिल माने जाने वाले, दुरूह समझने वाले नाटक को बनारस के परंपरा प्रेमी दर्शकों के समक्ष एक नए रूप में प्रस्तुत किया। अतः चंद्रगुप्त नाटक को अभिनय ही मानना चाहिए। वैसे यह अभिनय न भी होता तो भी हिंदी साहित्य की अमर निधि के रूप में हम जयशंकर प्रसाद की इस नाट्य कृति चंद्रगुप्त को हमेशा याद करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक का मंचन अनेक बार देश भर में किया गया और आज भी अनेक रंगमंडलियां निरंतर इसका अभिनय कर रही हैं। जैसे 1930 में मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली के छात्रों द्वारा दशरथ ओझा के निर्देशन में इसका मंचन हुआ। फिर 14-15 सितंबर 1933 में रत्नाकर रसिक मंडल काशी की ओर से भी चंद्रगुप्त नाटक का मंचन हुआ। 16-17 अक्टूबर 1943 में नागरी प्रचारणी सभा के अर्धशताब्दी के उत्सव पर केशव राम टंडन के निर्देशन में भी चंद्रगुप्त नाटक का मंचन हुआ। 1952 में राम कुमार वर्मा के निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसका मंचन हुआ। 1966 में बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय काशी की ओर से इसका मंचन किया गया और दिनांक 23, 24 और 25 दिसंबर 1972 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित रंग शिविर के अंतर्गत कारंत के निर्देशन में काशी में इसका आयोजन हुआ। दिसंबर 1974 में अनामिका कलकत्ता की ओर से विमल ठाट के निर्देशन में इसका प्रस्तुतिकरण हुआ। 11-12 दिसंबर 1988 को प्रसाद की जन्म शताब्दी के अवसर पर यायावर नाम की संस्था, जो लखनऊ की एक संस्था है, वहाँ से पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के निर्देशन में इनका मंचन हुआ। 14 नवंबर 1989 को कालिदास समारोह के अवसर पर कालिदास अकादमी उज्जैन में धीरेन्द्र कुमार के निर्देशन में इसका मंचन हुआ।
प्रसाद ने स्वयं अपने नाटकों की रंगमंचीयता के संदर्भ में की गई आलोचनाओं का उत्तर देते हुए लिखा था, मेरी रचनाएं तुलसीदास, शैदा या आगा हश्र की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तौली जानी चाहिए। मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो 4 चलते अभिनेता को एकत्र कर कुछ पैसा जुटाकर 4 पर्दे मंगनी मांग लेती है और दुअन्नी अठन्नी के टिकट पर इक्के वाले, खोचे वाले और दुकानदारों को बटोर कर जगह जगह प्रहसन करती फिरती है। उत्तर रामचरित, शकुंतला और मुद्रा राक्षस नाटक कभी न ऐसे अभिनेताओं द्वारा अभिनीत हो सकते हैं और न जन साधारण में रसोद्रेक के कारण बन सकते हैं। उनकी काव्य प्रधान शैली कुछ विशेषता चाहती है। यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि संपन्न सामाजिक हों और पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाए तो ये नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। प्रसाद का यह वाक्य इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देता है कि प्रसाद के नाटकों को अभिनीत नहीं किया जा सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी भी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना रंगमंच की क्षमता पर निर्भर करता है। उच्च कोटि की साहित्यिक अभिरुचि के साहित्यकार ऐसे श्रेष्ठ नाटकों की रचना करते हैं जो अभिनय होने की अपेक्षा पठनीय अधिक होते हैं। वस्तुतः प्रसाद ने अपने नाटकों को साहित्यिक रूप प्रदान करते हुए समाज के उस उच्च शिक्षित वर्ग के लिए लिखा था जो साहित्य प्रेमी होता है। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक को अनेक बार सफलतापूर्वक रंगमंच पर अभिनीत किया जा चुका है, इसलिए उन्हें अनभिनय नहीं माना जा सकता।